हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड की बेहतर तैयारी चल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं जीके के बिल्कुल बेहतर प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आज की इस प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके ऐड कर दिए हैं, यानी अब आपकी जो सीरीज होगी उसमें आपको करंट अफेयर भी आपको डेली आपको पढ़ने को मिलेगा और अच्छी तरीके से। बाकी अलग से हम आपको करंट अफेयर की क्लास है, अलग से आपको मैराथन क्लास है हम आपको देंगे। हर एक सब्जेक्ट के देंगे आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपके यहाँ पर साइंस हो गया, हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लासें भी हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। बाकी अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो इसको प्रैक्टिस सेट अभी आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। अगर आप लोग एलटी ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल हिंदी वाले आपके स्टूडेंट हैं, तो रात को 9:30 बजे आपका मॉडल पेपर होता है, तो रात में 9:30 बजे एलटी ग्रेड हिंदी की भी तैयारी आपकी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा वो इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो मेथेन गैस आपकी है, कौन है, मेथेन गैस आपकी है। हमने कहा सर जी जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन होगी, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो आपकी आती हैं ग्रीन हाउस गैसों में आपकी आती हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसें जो आपकी होती हैं, सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होती हैं वो वायुमंडल को गर्म करती हैं, है ना, जिससे आपकी जलवायु में परिवर्तन होने लगता है और विश्व के तापमान में भी क्या होता है, आपको ऊंचा नीचा यानी तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका ए नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लेवल में एक क्वेश्चन और बनता है कि सर जो ग्रीन हाउस गैस आपका है, इसकी संकल्पना यानी ये जो आपका किया है किसने दिया है, एक थे जोसेफ फोरियर, कौन है, तो यहाँ पर याद रखना एक व्यक्ति थे आपकी फोरियर है, उन्होंने यहाँ पर देखा जाए ग्रीन हाउस शब्द यहाँ पर संकल्पना जो आपकी है उन्होंने दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध आपका है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो आपका देखा जाए भारत में कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। लगभग 80% जो कोयला होता है ना वो यहीं से आपको निकलता है, और इसके अंतर्गत जैसे आपका झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ये कोयला क्षेत्र इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देखा जाए तो सजी एक कोयला क्षेत्र आपका है जिसे बोलते हैं झरिया, है ना, झारिया और रानीगंज, ये जो आपके पठार है ना, ये यहाँ के प्रमुख आपकी कोयला खाने हैं। जो झरिया आपका है और रानीगंज आपका है ना, वो यहीं की आपके महत्वपूर्ण आपकी इस पठार की आपकी खान है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्तमान में कुल कितने राज्य और आपके संघ शासित क्षेत्र आपके हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया है, लेकिन नंबर तो आपका बराबर ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर जी आपको जो आंसर दिया गया है 28 राज्य और 8 संघ शासित जो आपके हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश, आपके आंसर क्या हो जाएंगे सर, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कौन सा हड़प्पी स्थल है यानी नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि हड़प्पा स्थल का एक ऐसा आपका नगर है जो 3 भागों में था, और ये जो आपका था कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो आपका रहा है एक आयताकार बना हुआ था, नगर को 3 भागों में, यहाँ पर जैसे एक किला हो गया, फिर मध्य नगर हो गया, फिर निचला नगर, ये आपके 3 भागों में विभाजित था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है इसका अभिप्राय क्या है। तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके त्रिरत्न मतलब बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर जो बुद्ध की मृत्यु है उसके बाद की जो शिक्षा है उनको संकलित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं, 3 बास्केट के नाम से जानते हैं। तो आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक और आपका अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर इसका जो आपका दिया है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है, कह रहा है सजी राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई किया था। तो सजी बाबर के विरुद्ध जो आपका लड़ाई किया था ना, बाबर के विरुद्ध जो लड़ाई किया था, यहाँ पर ये सजी खानवा का युद्ध आपका है। याद रखना है खानवा का युद्ध ये जो आपका लड़ा गया था 1527 में लड़ा गया था। अगर कभी आपसे डेट पूछा जाए तो आप बताएंगे सर जी 17 मार्च 1527 को ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था, लेकिन इस युद्ध में देखा जाए तो आपके बाबर ने जिहाद घोषित किया था, क्योंकि बाबर की सेना हार रही थी। इसके बाद बाबर ने जिहाद घोषित किया था इस युद्ध में, और जिहाद मतलब होता है कि अपने धर्म के विरुद्ध अच्छी तरीके से मोटिवेट कर देना, ताकि जो आपके सैनिक है उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है ना, और वहाँ कहीं ना कहीं आपका एक जिहाद शब्द जो आपका दिया था, तो ये इसी आपके युद्ध में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। बताइएगा दिल्ली में जो लाल किला है ना, वहां पर जो आपकी मोती मस्जिद है उस किले में यहाँ पर देखा जाए मोती मस्जिद का निर्माण है औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था सर, आपके औरंगजेब ने करवाया था, जो कि एक संगमरमर की बनी हुई आपकी मस्जिद है, याद रखना है, ठीक है ना। और आगरा के किले में जो आपकी है, आगरा के किले में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे सर जी तो याद रखना है जो आपका आगरा के किले में है, तो आगरा वाले में जो आपका जोड़े हैं वो आपके शाहजहां ने करवाया था। बात क्लियर हो रही है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया
और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष इनमें से था। तो दोस्तों याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? WC बनर्जी। क्या हो जाएगा सर? WC बनर्जी जो आपके हैं ये पहले आपके क्या थे सर जी? व्योमेश चंद्र बनर्जी जिन्हें कहते हैं, है ना। और स्थापना 1885 में आपकी हुई थी। तो ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। साथ में हमने कहा है कि अगर आप लोग एलटी ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यानी हिंदी आप का जो सब्जेक्ट है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और हिंदी साहित्य की बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको हाईलाइट प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे। साथ में प्रमुख कवि और रचनाओं की आपकी अलग से एक नोट्स होगी। साथ में 30 आपके महान जो कवि हुए हैं जिनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, जिनके बारे में पूछा जाता है, जिनके जन्म और उनके गाँव को पूछा जाता है, और भी विस्तृत जानकारी होती है, वो आपको जीवन परिचय मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपकी 25 एग्जामों को किया गया है। आपका पेपर एलटी ग्रेड का है, केवीएस का है, या आपका आप देख सकते हैं आपका जो कह सकते हैं यूपी टेट, सी टेट, है ना। लगभग 25 एग्जाम इसमें आपके शामिल हैं, चाहे रेलवे हो या बैंकिंग आपका है, इसमें आपको मिल जाएंगे। क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं, थ्योरी आपकी, ऑब्जेक्टिव और आपको जो मॉडल पेपर, इन सब की क्लास नोट्स भी इसमें आपको दी जाती है। और 2000 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी अलग से आपको मिलेंगे, है ना, जो आपको सिर्फ 99 में ये सुविधा दी जा रही है बेहतर कंटेंट के साथ, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो सर जी, क्वेश्चन आपका 9 दिया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। तो 9 का ऑप्शन सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप कहेंगे सर ये बेलगांव अधिवेशन है, जो कि आपकी 1924 में कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। यानी देखा जाए तो सर जी आपका जवाब लगभग सबका सही यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि इंडिया फ्रॉम कर्टन टू नेहरू एंड आफ्टर का जो लेखक है इनमें से है कौन? तो 10 नंबर की बात करते हैं। इनका नाम आपका है दुर्गा दास। क्या नाम है सर? याद रखिए, इनका नाम जो आपका है दुर्गा दास इनका नाम है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि ऑपरेशन पोलो जो जुड़ा हुआ है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन पोलो। तो दोस्तों याद रखना, ये आपका हैदराबाद राज्य में जो आपका सैनिक कार्यवाही की गई थी, यानी सैनिक कार्यवाही आपकी की गई थी, और इसके बाद यहाँ पर विलय किया गया था। यानी इस ऑपरेशन के माध्यम से ही हैदराबाद रियासत को सैनिक कार्यवाही के दौरान अपने यहाँ पर मिलाया गया था। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये जो कहा था दोस्तों याद रखना है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ये आपके ऑस्टिन थे। कौन सर है? यहाँ पर याद रखना, ये आपके ऑस्टिन थे। ऑस्टिन इसका जवाब है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑस्टिन हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है इनमें से आपका है कौन? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे सर अनुच्छेद नंबर जो आपका 17 है ये छुआछूत से आपकी संबंधित है। बाकी अनुच्छेद नंबर आपका 14 पूछा जाता है, विधि की समझ समानता हो गया। 16 पूछा जाता है जिसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर को समानता होती है। 18 में आपकी उपाधियों का अंत होता है और 19 में आपको स्वतंत्रता आपको मिलती है। साथ में 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण होता है। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो आपकी की जाती है वो किसके माध्यम के द्वारा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाती है, जो कि आपका जवाब जो सर जी हो जाएगा वो ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल नंबर क्या होता है? अनुच्छेद नंबर आपका होता है 148 आपका होता है, जिसमें फर्स्ट में ये आपकी बातें बताई गई हैं। और ये भारत सरकार के लेखों का जो लेखा जब है ना उनका परीक्षण करना होता है और ये जो आपकी रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को सौंपते रहते हैं। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की जो अवधि है बढ़ाई जा सकती है। तो याद रखना है कि अगर आपातकाल लगा है तो आपकी जो विधानसभा है ना, वैसे आपका समय 5 साल होता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो अवधि आपकी बढ़ाई जा सकती है। तो याद रखना है किसके माध्यम के द्वारा? तो आप कहेंगे सर जी संसद के माध्यम के द्वारा ही यहाँ पर आपकी बढ़ाई जा सकती है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल की घोषणा परिवर्तन स्थिति में न रह जाने के कारण है ना किसी दशा में उसका विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी अगर एक बार हो गया है और आपका सब कुछ काम ठीक ठाक हो गया है तो लगभग 6 महीने में आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो बढ़ाया जा सकता है 1 साल बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पंचायती राज की अनुशंसा किसने किया है? पंचायती राज की जो अनुशंसा किया है वो किसने किया है? यानी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अच्छी तरीके से जो सिफारिश प्रस्तुत किया है वो आपके सर बलवंत राय मेहता थे। और बलवंत राय मेहता की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर आ गया है देखिए डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यह रिपोर्ट आपकी 1957 में ये आपकी पेश की गई थी और इसमें प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण है ना इसकी सिफारिश आपकी की गई थी। यानी 3 स्तरों पर आपका विभाजित किया गया था। कह रहे थे कि अगर किसी भी गाँव को अगर विकसित करना है अच्छी तरीके से तो 3 चीज़ों का होना जरूरी है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी आपका जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और आपका ग्राम स्तर, है ना, इन संसाधनों के इन संस्थाओं के माध्यम से कह सकते हैं कि आपका गठन और अच्छी तरीके से कार्य हो सकता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सिलिकॉन वैली जो आपकी है कहाँ पर है? आप कहेंगे सर ये तो आपकी बेंगलोर में है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, है ना। और ये पूरे विश्व में आपका प्रसिद्ध आपका है कंप्यूटिंग हेतु आपका है
क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आपकी चिप्स वगैरह जो कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, ये आपके यहाँ पर बनती हैं। जैसे आपके अमेरिका में आपका सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया, वैसे अपने यहाँ पर आपकी ये है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की श्रेणियों को काटती है। तो दोस्तों याद रखना है, हिमालय की श्रेणियों को काटने वाली यहाँ पर जो आपकी है ना, वो आपकी सतलज नदी है। कौन है सर? यहाँ पर देखा जाए जो सतलज नदी है ना, ये जो आपकी राकसताल, आपने नाम सुना होगा, तिब्बत में जो राकसताल है वहां से आपकी निकलती है। और देखा जाए तो सिपकीली दर्रे के पास हिमालय में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये हिमालय की श्रेणियों को काटते हुए गार्ज का निर्माण करती है और आगे ब्यास नदी में मिल जाती है ना। तो लगभग 1500 किलोमीटर इसकी आपकी लंबाई है, 1500 किलोमीटर लगभग इसकी आपकी लंबाई है, ठीक है ना। सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। क्वेश्चन में दिया है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर 19 नंबर दिया गया। 19 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपकी सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो आपको की गई थी वो आपकी दार्जिलिंग में की गई थी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया गया है, यहाँ पर आंसर नंबर आपको जो दिया गया है ए नंबर आपका है। और ये सर जी कब की गई थी? तो आपके 1897 में की गई थी। 1897 में की गई थी। बंगाल का जो दार्जिलिंग है वहां पर एक जगह पड़ती है सिंदागोप, वहां पर हुआ था। दूसरा जो आपका हुआ था वो आपकी कर्नाटक में हुआ था, जो कि शिव समुद्र में लगाया गया था कावेरी नदी पर, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में आपको मिलता है। तो याद रखना है, केरल की बात कह रहा हो। केरल में देखा जाए तो आपका जो दिया है मोनोजाइट, क्या है? केरल में देखा जाए मोनोजाइट जो आपका है ये खनिज बहुतायत में मिलता है। कई भागों में आपका मूल्यवान खनिज आपका है, परंतु कोल्लम जो आपका जिला है वहां पर देखा जाए तो बालू में बड़ी मात्रा में मोनोजाइट आपको मिलता है। बाकी इसके साथ आपका एल्मेनाइट हो गया, रूलाइट हो गया, जिरकॉन हो गया, सिल्मेनाइट हो गया, ये खनिज आपके पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष मापक जो इकाई हो आपका किसका है। तो आप कहेंगे सर 21 नंबर आपका दिया गया है और 21 को ऑप्शन सर जी आपका सी हो जाएगा। ये दूरी का होता है, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है जो कि प्रकाश वर्ष के माध्यम से तय होता है। इसको हम लोग प्रकाश वर्ष भी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका सर जी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है ना। यहाँ पर देखा जाए प्रकाश का वेग वगैरह नहीं कहना, यानी दूरी का मात्रा के सब बड़े वाले सबसे ज्यादा में जब भी होती है तो आपको ऐसे ही मापा जाता है। यानी यहाँ पर दूरी का ये सबसे बड़ा आपका होता है जो प्रकाश वर्ष होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला आपका जो रंग होता है वो आपका कौन होता है। यानी दृश्य मतलब देखना होता है, और देखने के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो आपका दिया गया है सबसे कम दिया गया है। तो सर जी सबसे कम जो आपका दिया गया है इनमें आपका बैंगनी होगा। यानी हमने कहा सर जी जब आपकी प्रिज्म से आपके प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 भागों में आपका टूट जाता है। जो ज़्यादा दूर जाता है ना, जो ज़्यादा दूर बिखर जाता है वो आपका बैंगनी होता है। और बैंगनी जो ज़्यादा बिखर जाएगा तो वो अपनी आंखों से ओझल हो जाता है, यानी उनको हम लोग आसानी से नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो बिखर जाता है। और यहाँ पर जो लाल प्रकाश होता है वो बिखरता नहीं है, इसीलिए आपका इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो ज़्यादा होता है, दूर से देख सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग है। रेलवे स्टेशन या रेलवे में जो आपकी लाल बत्ती होती है इसका प्रयोग करते हैं लाल का, क्योंकि इसको दूर से देख सकते हैं। ये इसका विक्षेपण कम होता है, लेकिन जो बैंगनी रंग है इसका विक्षेपण बहुत ज़्यादा होता है, बिखर जाता है, इसलिए इसका दृश्य जो आपका है ना क्या होता है सर? कम होता है। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कुडमकुलम जो आपका है ना को जाना जाता है। यहाँ पर कुडमकुलम जो आपका है जाना जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका परमाणु बिजली घर के रूप में जाना जाता है, परमाणु बिजली घर के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। और देखा जाए तमिलनाडु में आपका है और रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। कभी क्वेश्चन पूछे किसके सहयोग से, तो आपके रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। सर जी दिया गया है एजोला जो आपका है इनमें से है क्या। एजोला जो आपका है इनमें से क्या है। तो एजोला जो आपका होता है एक जलीय फर्न होता है। क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं एक प्रकार से नील हरित शैवाल है ना, एजोला का एक सहचारी होता है ना। याद रखिए जो नील हरित शैवाल होता है ये एजोला का एक सहचारी होता है, यानी इसके साथ में ही मिलाने से एक अच्छी उर्वरता प्राप्त हो जाती है। तो नील हरित शैवाल जो आपके हैं एक अति सूक्ष्म आप कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं। तो आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका एक जलीय फर्न होता है। क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है भोजन के एक प्रमुख अंग इनमें से आपका है क्या। तो सर जी भोजन का प्रमुख अंगों में अगर हम बात कर लेते हैं तो आप लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो आप लोग उसे प्राप्त करने में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट यानी जो आपकी एनर्जी होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का मुख्य अंग होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन है ना और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आपकी यौगिक होता है, इसलिए आपका जो कार्बोहाइड्रेट है आपका मुख्य अंग है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच में से पारंपरिक संबंधों का अध्ययन में से क्या होता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 26 नंबर में कह रहा है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच आपका संबंध है। तो आप कहेंगे जीव और जो आपका वातावरण है ना, जीव और जो वातावरण आपका होता है उनके बीच का एक आपकी ऐसी शाखा है ना जो उनके संबंधों को क्या करती है बताती है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। यानी आप देख सकते हैं कि इनमें जो आपका दिया गया है हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जो आपका होता है इनमें से
सबसे कम पर्यावरण को दूषित करता है, प्रदूषित करता है। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और इससे ऊर्जा जो मिलती है बहुत ज़्यादा मिलती है, यानी 1 किलो में लगभग 150 किलो जूल तक आपकी ऊर्जा भी आपको मिलती है, यानी उच्च ऊर्जा आपको प्रदान करती है, ठीक है ना। और ये प्रदूषण रहित भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च जो आपका जो है ये आपके है कहाँ पर, 28 नंबर में। तो सर जी ये आपके जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में आपका है, राजस्थान में आपका स्थित है, यानी इसको बोलते हैं CAZRI। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समानता निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समानता किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 29 नंबर आपका दिया गया है, यानी सरसों जो होते हैं ना बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, है ना, दाने छोटे होते हैं। तो इनको जो किसान होते हैं ना जब बिथरा रहे होते हैं खेत में, तो वो बिथराने में क्या होते हैं, ज़्यादा चले जाएंगे। इस वजह क्या होता है कि सरसों के बीज के साथ इनमें और भी मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब बिखराएंगे तो उसके साथ अदर जो चीज़ें होंगी तो वो तो निकलेंगी, लेकिन आपका ये जो आपके दूर दूर आपको आ जाएंगे, अच्छी तरीके से बिखर जाता है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका होता है आर्गीमोन के बीज होते हैं, यानी इनको मिला लेते हैं, उसके साथ इनको मिला लेते हैं, है ना। और अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि इनका एक प्रकार से बिथराव होता है। और ये जो आर्गमेनी है एक प्रकार से पौष्टिक एक प्रकार कह सकते हैं एक प्रजाति आपकी होती है। और सरसों के तेल में इसकी मिलावट से जो आपकी ड्रॉप्सी नामक महामारी फैल सकती है, यानी ये भी आपका होता है कि एक बीमारी भी आपकी फैल सकती है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। यानी ऐसे वन आपको बताना है जहाँ पर अधिकतम पादप विविधता यानी पौधों की प्रजातियाँ देखने को आपको मिलेंगी। विविधता मतलब एक प्रकार से विभिन्नता हो गई। तो आपको याद रखना है यहाँ पर 30 नंबर में जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो आपके होते हैं, यहाँ के वनों में अधिकतम पादप विविधता आपकी पाई जाती है। तो सर ये ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। डी नंबर आपका बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है ना, वर्ष भर आपकी होती है और उच्च वर्षा होती है, तापमान भी आपका रहता है ना, जो कि यहाँ की दशाओं के अनुकूल आपका रहता है। तो कई प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर पनप जाती हैं, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपकी लाई गई थी। हमने आपको हर एक प्रैक्टिस में बताया है कि 30 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन ही आपको पढ़ा दें और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए ऐसा तो आपका है नहीं है। इसलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। और आज के टेस्ट पेपर में तो हमने 50 क्वेश्चन भी आपको रखा है, जिसमें करंट अफेयर भी आपको है। तो हमने कहा कि आपके पेपर में 30 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, कुछ आपके कह सकते हैं एक दो क्वेश्चन मैथ के भी आपके हो सकते हैं, जो कोई हम मैथ आपको नहीं पढ़ाते हैं, है ना। तो हम आपको जो जीके है वो हम आपको पूरी तरीके से तैयार करके ही भेजेंगे। तो इसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो सकती है, बाकी आपका एग्जाम में प्रैक्टिस सेट में 30 ही आपके होंगे। और आज की क्लास में हमने कहा करंट अफेयर भी आपको है, तो ये मत समझिए कि यहाँ से जी 31 क्वेश्चन आ गया तो ये हमने एक्स्ट्रा आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन पढ़ाने में हमको अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी देर की क्लास होती है और पढ़ा के चले जाए, मजा नहीं आता है, और आपको भी पढ़ने में मजा नहीं आता। कम से कम आधा घंटा का समय तो लगना ही चाहिए ना, तो आपको और क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। तो जो किसानों के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, अभी हाल ही में जो आपका आरओ एग्जाम हुआ था, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखा जाए जो आपका जवाब है आपका 1998 से आपके 99 के समय में यहाँ पर लाई गई थी, यानी आपका जो आंसर है आपका है वो फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। यानी समावेशित विकास जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, ये समग्रता के साथ यानी समग्रता के साथ प्रगति की बहुआयामी अवधारणा होती है। यहाँ पर 32 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ये समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा इससे आपको नहीं की जाती है। याद रखना है कि इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ साथ जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार, उसके बेहतर अवसर उपलब्ध कराना ही इसमें आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में गरीबी अनुमान का आधार जो आपका है वो क्या है। तो भारत में गरीबी का अनुमान जो आपका है परिवार का उपभोग व्यय, है ना, यानी जो आपका परिवार का उपभोग व्यय हो रहा है, कितना वो खा पी रहे हैं, किस प्रकार से खे रहे हैं। यानी योजना आयोग ने गरीबी रेखा के नीचे जो आधिकारिक जनसंख्या है उसकी गणना कह सकते हैं एक विशेष दल का गठन किया था। राष्ट्रीय प्रति सर्वेक्षण कार्यक्रम एक एकत्रित किया गया था, जिसमें से उपभोग व्यय के आंकड़ों के हेतु यह उपयोग करता है, यानी कितना वो उपभोग कर रहा है ना। और गरीबी अनुमानों का जो आधार होता है वो परिवार का उपभोग व्यय ही मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सजी क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये सजी गरीबी अनुमान की आपसे बात कह रहा है, ठीक है ना। बाकी जब कभी ये आपका नहीं होता है तो एक ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय होती है, तो कहीं ना कहीं उससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि व्यक्ति कितना खा रहा है, किस प्रकार से खा रहा है ना। तो इसमें आपको डिपेंड कर देता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न सर्वाधिक है इनमें से किस राज्य की जनसंख्या, यानी उत्तर प्रदेश के बाद जो आपकी जनसंख्या है ना आपकी कहाँ की है। तो सबसे पहला तो आपका यूपी है,
हमने इसके पहले भी आपको इस क्लास को आपको बताया था, इस क्वेश्चन को बताया था कि सर जी यूपी के बाद आपका जो सर जी महाराष्ट्र है ना, फिर आपका पश्चिम बंगाल है, यानी यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार आता है, फिर चौथा पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद फिर आपका आता है महाराष्ट्र, तो सॉरी आंध्र प्रदेश। फिर से क्रम से याद रखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सर जी ए हो जाएगा। अगला दिया है भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण का जो आधार वर्ष है, आधार है वो आपका है क्या? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि कोई भी कर्मचारी है और उनके महंगाई भत्ते का निर्धारण जो आपका होता है वो उपभोक्ता की कीमत सूचकांक के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी जो आपका है इनमें से है क्या? ये शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी जो आपका है ये आपका है क्या? तो दोस्तों ये होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। क्या होता है सर? कूल्हे का जोड़ जो आपका होता है, यानी शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में जो आर्थोप्लास्टी होता है ये कूल्हे का जोड़ का क्या होता है? प्रतिस्थापन, यानी कह सकते हैं कि हिंज जोड़ जो आपका होता है, हिंज ज्वाइंट होता है, इसका रिप्लेसमेंट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो दर्द होता है उससे छुटकारा मिल जाता है, चलने फिरने में दिक्कतें होती हैं, मांसपेशियों की शक्ति में सुधार आता है, तो इसलिए आपका ऑपरेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर जी देखा जाए तो कौन सी गैस सबसे अधिक आपकी पाई जाती है? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो वायुमंडल का जब गठन होता है ना, उसमें आपका देखा जाए तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 78.08% लगभग होती है। फिर ऑक्सीजन कम नंबर आता है जो कि आपका 20.95 होता है। इसके बाद धीरे धीरे आपकी सब चीज़ें होती हैं। कल हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था, हमने बताया था कि कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, यानी कि CO2 जो आपका होता है वायुमंडल में कितना होता है। आज इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि CO2 की मात्रा कितनी होती है, क्योंकि कल की क्लास में आपको पढ़ाया गया था। क्वेश्चन आपका अगला आ गया है जो कि आपकी इकोनॉमिक्स से है। यहाँ पर काफी बच्चों ने कमेंट किया था सर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को भी आप ऐड करते जाइएगा। यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध मांग के नियम द्वारा परिभाषित किया गया है, यानी मांग का नियम होता क्या है? मांग जो होती है वो किस पर निर्भर होती है, किस पर डिपेंड होती है? जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को अगर हम टमाटर 100 रुपये किलो अगर आपसे बेचा जाए तो आप लोग टमाटर 250 ग्राम लेकर आएंगे। अगर वही टमाटर अगर आपको 20 रुपये किलो बेचा जाए तो आप ज़्यादा लाएंगे। यानी अगर ज़्यादा महंगा होता है तो आप चीज़ें कम खरीदते हैं, और जब कोई वस्तु सस्ती होती है तो आप ज़्यादा खरीदते हैं। तो यही मांग का नियम होता है, यानी किसी वस्तु की कीमत और मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब होता है जैसे आपकी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो इसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार की कंपनियां वगैरह होती हैं, तो इनमें दोनों को भागीदारी होती है ना। अगर 50% के ऊपर अगर यहाँ पर भागीदारी सरकार की है तो सार्वजनिक हो जाए, मतलब यहाँ पर सार्वजनिक है, और निजी यानी आपका होता है इससे कम होता है वो प्राइवेट सेक्टर होगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व होता है, इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। बात को समझते चलिएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसी वस्तु की मांग से आप क्या समझते हैं? तो अभी हमने बताया मांग क्या होती है, जब कोई वस्तु सस्ती होगी तो आप लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो क्या करें, वस्तु की इच्छा पर वस्तु की आवश्यकता, उस वस्तु की मांग की गई मात्रा। फिर यह है वह मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी विशेष समयावधि के दौरान विभिन्न कीमतों पर खरीदने में सक्षम और इच्छुक होते हैं। यानी कई परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी क्या होता है कोई चीज़ को खरीदना ही पड़ता है, मजबूरी होती है। जैसे शादी में लोग यहाँ पर होते हैं, कुछ चीज़ें आपको खरीदना है तो वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आपका हो जाएगा सर वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला दिया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या समझते हैं? यानी सर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो सर जी सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है कि जैसे क्या होता है आपका घर है, हम आपके घर से तुलना लेते हैं कि जैसे आपका घर है और आपके घर में यहाँ पर देखा जाए कोई चीज़ की आपने फैक्ट्री रखा है ना, या किसी प्रकार से इनकम हो रही है, तो उसके माध्यम से यानी कंपनी के आपके घर के जो कह सकते हैं जिसकी आपने कंपनी लगाया है उसके माध्यम से कोई वस्तु उत्पादन हो रहा है, उसको आप बेचते हैं तो उसके बाद पैसा मिलता है। और इसके बाद आपका ही कोई व्यक्ति अगर बाहर है ना, उनका पैसा जब आपका घर पे आ जाता है तो कहने कि वो आपका होता है। तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होती है, देखो जीडीपी आपका उसमें क्या होता है, ये अपने देश के अंदर की बाउंड्री के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आपका जो आय होता है, ये होता है सर जी क्या, यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है ना, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है? यानी बाल लिंगानुपात में गिरावट हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखो यहाँ पर कह रहे कम प्रजनन दर, तो भारत में कम प्रजनन दर तो है नहीं है, जितने आप चाहो उतने भी हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों में ऐसी चीज़ें आपको नहीं होती हैं क्योंकि उनके बच्चे भी नहीं होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भारत एक गर्म प्रदेश है जहाँ पर बच्चे कह सकते हैं कि पैदा करने की क्षमता ज़्यादा है। लेकिन ठंडे प्रदेशों में अगर आप चले जाओगे जैसे रूस वगैरह है, तो वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ का जो मौसम है, एटमॉस्फियर है, वो ठंडा होने की वजह से वहाँ पर जो निर्धारण है कह सकते हैं जनसंख्या, वो आपकी इतनी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर याद रखना कन्या भ्रूण हत्या है, यानी भारत में जो बाल लिंगानुपात में गिरावट आ रहा है वो कन्या भ्रूण हत्या मेन आपका है, यानी कि बच्ची को पहले ही कोख में ही मार देते हैं,
है ना, कि हमारे बच्चा ही होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां उनके लिए भार होती हैं। उनको समझते हैं कि लड़कियां जो होंगी वो तो दूसरे घर चली जाएंगी। लेकिन भाई आप समझिएगा कि अगर यहाँ पर संतुलन रखना है तो हर चीज़ बराबर होना चाहिए ना, नहीं तो आपके लड़के लड़के होते रहेंगे, बाद में जब लड़कियां नहीं होंगी तो फिर लड़के क्या होंगे, बिना शादी के तो रह जाएंगे ना, और जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। बिना शादी का जीवन व्यर्थ होता है। भगवान ने भी कहा है कि शादी होना जरूरी है। तो यहाँ पर याद रखना, कन्या भ्रूण हत्या जो आपका है बाल लिंग अनुपात का गिरावट ये मुख्य कारण है। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका दिया गया है, हाल ही में किसने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है। करंट अफेयर की भी क्वेश्चन हमने आपका ऐड किया है ना। हमने कहा थोड़ा टेस्ट सीरीज जरूर बड़ी हो सकती है, क्वेश्चन वीडियो जरूर बड़ा हो सकता है, लेकिन कंटेंट हम आपको जबरदस्त आपको देंगे। और साथ में अगर हम आपको बताएं तो हमारे करंट अफेयर के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपको 3 ऑप्शन के साथ होंगे। अब आपको कि सर जी 3 ऑप्शन आप क्यों देते हैं, तो देखो करंट अफेयर में हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं। जैसे आपके कोई परिचय वाले हैं तो आप अगर 100 लोगों की भीड़ में उसको ढूंढना चाहो तो आप तुरंत ढूंढ लोगे, लेकिन आप जिसको जानते हो नहीं हो तो हम आपको 2 ही लोग देंगे तो भी आपको दिक्कत होगी, है ना। तो क्या होता है, करंट अफेयर आप लोगों के लिए रट्टा मारना होता है। करंट अफेयर आपको रटना है, और रटने के लिए हम कम से कम जितने ऑप्शन देंगे वो आपको बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा नहीं है। भाई हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, उसके 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन हो जाए, है ना, तो आप उसमें ढूंढ लोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अकबर किसका पुत्र था। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है जापान ओपन 2025 कौन जीता है, 24 कौन जीता था, 23 का। तो भाई पुराना तो जानते हो, अगला नहीं जानते हो। इसलिए हमारी सीरीज में करंट अफेयर हमेशा आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि हमें मानना है कि कम ऑप्शन से करंट अफेयर अच्छी तैयारी हो सकती है, क्योंकि रट जाता है। ठीक है ना। तो देखो दिया गया है कि हाल ही में किसे जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है, तो सर जी ये जीता किसने है, तो यहाँ पर देखा जाए कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हम आपको जब करंट अफेयर की क्लास आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको विधिवत डिटेल से भी आपको पढ़ाएंगे, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है आरएसएस के 100 वर्ष पूरा होने पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है, और किसने जारी किया है, तो आपके पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन कवच अभ्यास किया है, तो ड्रोन कवच का अभ्यास जो किया है ना, याद रखिए आपके अरुणाचल प्रदेश में किया है। ड्रोन कवच अभ्यास अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिति 2025 कहां पर आपकी शुरू हुई है, तो सर याद रखना है कि वर्ल्ड ग्रीन, है ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिति जो आपकी है वो आपकी दुबई में, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सी इस पर आपका रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सिंगापुर आपका शीर्ष पर है। वहीं पर भारत की रैंक जो आपकी है वो 128 भारत की रैंक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है कि हाल ही में महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई गई है, सर ये आपके 2 अक्टूबर को मनाई गई, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है और आपसे कह रहा है कि हाल ही में किसे एनसीसी के महानिदेशक के पदभार को संभाला है, तो एनसीसी के पदभार को जो संभाला है महानिदेशक आपके हैं ले आप वीरेंद्र वत्स आपके हैं, यानी आपका वीरेंद्र वत्स जो आपके हैं एनसीसी के नए महानिदेशक आपके बन चुके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है, दोस्तों याद रखिए आपका जो जीता कौन है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश जीता है, यानी वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जो जीता है वो सर किसने जीता है, तो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन हम आपको सिलेक्टेड आपको लेते हैं। याद रखिए हाल ही में कहाँ पर हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है, तो सर ये जो आपका है ना मध्य प्रदेश में है, जो कि आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहां से स्टार्ट हुई है गज रक्षक ऐप, जो कि हाथियों की निगरानी के लिए है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में एशिया की पहली पायलट रिटायर हुई हैं, उनका नाम क्या है, तो एशिया की दोस्तों एशिया की पहली पायलट हैं और रिटायर हो चुके हैं, सर इनका नाम क्या है, तो इनका नाम क्या है, सुरेखा यादव है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सुरेखा यादव हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है जो कि लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है कि कौन सा हड़प्पी नगर है 3 भागों में विभाजित किया गया है, इसी क्लास का ही क्वेश्चन है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। हमारे करंट अफेयर आपको बिल्कुल सिलेक्टेड होंगे, है ना, और हमने कहा भी है कि आपने इसके पहले अगर आपने आरओ एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल से किया होगा तो आपको खुद पता होगा कि नहीं करंट अफेयर कितना आपका हमारे माध्यम से दिया जाता है, तो उसमें से आपको कितना क्वेश्चन फंस जाता है। अभी आरओ एग्जाम आप लोग देकर आए होंगे और हमारी क्लासों को देखा होगा तो आपको हम पर विश्वास होगा करंट अफेयर में, है ना। बाकी नहीं दिया है तो आपको विश्वास तब होगा जब आप पेपर में बैठोगे। ऐसे ही हमारे हर एक सब्जेक्ट का है, चाहे आप हिंदी हो चाहे आपका जीके हो, है ना। जब आप बैठेंगे, अगर पहली बार जुड़े, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तभी तो आपको विश्वास होगा ना कि सर इनका जो कंटेंट है वो कितना मस्त होता है, एग्जाम में कितना मिल जाता है। लोगों जो पहले से जुड़े हैं उनको तो ऑलरेडी पता है कि हाँ सर जी इनके माध्यम से दिया जाता कंटेंट हमेशा आपको मिलता है एग्जामों में, ठीक है ना। बच्चे प्री निकालते हैं अच्छी तरीके से, है ना, क्योंकि मेंस एग्जाम की तो हम तैयारी कराते नहीं हैं, प्री एग्जाम का कराते हैं, क्योंकि मेंस एग्जाम में बच्चे भाई कम होंगे और उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर आप लोगों को नहीं पढ़ा पाएंगे ना, तो इसलिए आपका है। और हमने कहा है कि अगर आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा, है ना। और LT ग्रेड हिंदी की, विशेष करके हिंदी की ही आपकी है, जिसमें आपको हिंदी साहित्य अच्छे से कवर कराया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपको हर प्रकार से प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो या क्लास नोट्स आपका हो, PYQ भी आप
आपके हैं, है ना, 3D नोट्स आपके हैं, है ना, ये सब व्यवस्था आपकी यहाँ पर की गई है। तो ऐप में जुड़कर हिंदी साहित्य की और अच्छी तरीके से 99 में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं। सेशन कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि आज के सेशन में क्वेश्चन भी हमने आपको ज़्यादा रखा है, साथ में करंट अफेयर भी रख दिया है, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन भी आपको ऐड कर दिया है, बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक आपका रहा है, ठीक है ना। बस आप लोगों की कह सकते हैं जो ना आप लोगों का जो कह सकते हैं जो कमेंट करते हैं वो कमेंट का इंतजार रहेगा कि आपकी इस वीडियो को, है ना, जो हमने दिया है कंटेंट वो कैसा आपका है, आपको कैसा लगा, कह सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं।